हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष आरएच स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल चयन परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए साइंस विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो आपको आपके मॉडल एंड एक्सलेंस उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल चयन परीक्षा जो 9 मार्च को होने वाली है उसमें देखने को मिलने वाले हैं। उसी की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आने आ जाए। तो आपको फुल वीडियो वॉच करनी है बिल्कुल लास्ट तक। और ये जो क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मॉडल एंड एक्सलेंस स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन। और हाँ फ्रेंड्स, आपकी तैयारी के लिए बहुत से वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना है। उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए जाते हैं सभी वीडियोज़ में। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता किसमें होती है। ए ऑप्शन पर है भोजन की पकाने में, बी ऑप्शन पर है बिजली जलाने में, सी ऑप्शन पर है पानी गर्म करने में और डी ऑप्शन पर है उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में, मतलब भोजन पकाने में, बिजली जलाने में, पानी गर्म करने में, सभी में काय की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका अधिकांश भाग वे प्राप्त करते हैं। मतलब मनुष्यों को जितनी ऊर्जा चाहिए होती है उसका अधिक से अधिक अधिकांश भाग वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। ईंधन से। मनुष्य ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, विद्युत से, उपरोक्त दोनों से, किसी से नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पर क्या है, उपरोक्त दोनों से, मतलब ईंधन से और विद्युत से। मनुष्य को जितनी ऊर्जा चाहिए होती है वो ईंधन से और विद्युत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उपरोक्त सभी दोनों से। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के क्रोड में संचित है। पृथ्वी के क्रोड में कौन संचित है। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या फिर उपरोक्त सभी है। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्या है, पृथ्वी के क्रोड में ही तो संचित है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी पृथ्वी के क्रोड में संचित है, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ए ऑप्शन पर है शीशा, बी ऑप्शन पर है कार्बन, सी ऑप्शन पर है ऊर्जा और डी ऑप्शन पर है लकड़ी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा सी ऑप्शन, ऊर्जा। ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत की उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन से हैं। ए ऑप्शन पर है पानी, बी ऑप्शन पर ज्वार भाटा, सी ऑप्शन पर पवन और डी ऑप्शन पर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। जैसे पानी, ज्वार भाटा, पवन ये सभी क्या है, ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, जैव गैस में निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रतिशत किसका पाया जाता है। इथेन का, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन का। जो जैव गैस होती हैं इनमें सबसे अधिक प्रतिशत, मतलब सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। सिंपल है, सबसे अधिक गैस पाई जाती है मीथेन। हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, रेडियो सक्रियता की इकाई। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, वोल्ट, एम्पियर, क्यूरी या फिर सेकंड। तो फ्रेंड्स, रेडियो सक्रियता की जो इकाई है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्यूरी। हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यूरी। अगला है, वैसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं क्या कहलाते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व, नाभिकीय तत्व, अर्थ तत्व या फिर आकाशीय तत्व। तो फ्रेंड्स, वैसे तत्व जो विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं वो तत्व कहलाते हैं हमारे रेडियो सक्रिय तत्व है। हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकतम ईंधन मान होता है। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। चारकोल, गैस, गैसोलीन, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। मतलब कौन सा ईंधन है जो कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन पर केरोसिन, बी ऑप्शन पर डीजल, सी ऑप्शन पर हाइड्रोजन और डी ऑप्शन पर कोयला। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हाइड्रोजन जो है। यहाँ पर हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से हमें बताना था, इसलिए हमारा हाइड्रोजन सही होगा। हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करता है, बीटा कण, गामा कण, अल्फा कण या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स रेडियोधर्मी तत्व कौन उत्सर्जित करता है, उपरोक्त सभी, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व बीटा कण, अल्फा कण और गामा कण ये तीनों उत्सर्जित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते, क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक क्यों प्रदान नहीं किए जाते। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन पर क्या दिया हुआ है, एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसीलिए जो है एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, खाना पकाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्य गैस निम्न में से है। खाना पकाने में मुख्यतः कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, मीथेन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स जो खाना पकाने में प्रयोग की जाती है गैस वह है हमारी मीथेन गैस। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में शामिल होता है क्या, प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है उसमें क्या शामिल होता है, उसमें उपरोक्त सभी शामिल होते हैं, मतलब प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है और ईथेन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सूर्य, पवन चक्की, कोयला या फिर सागरीय तरंगें। तो फ्रेंड्स गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछा गया है, तो सागरीय तरंगें ये जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य या फिर प्राकृतिक गैस है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, सूर्य जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किस ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। ए ऑप्शन पर है ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, बी ऑप्शन पर है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा और सी ऑप्शन पर है ऊष्मा से गतिज ऊर्जा और प्रकाश से ताप ऊर्जा। तो किस यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किस ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात की गई है, तो यहाँ पर प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा हो जाएगी, हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फेट या कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स जो कोयला का अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कोयला, केरोसिन, एलपीजी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हमसे पूछा गया है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब कोयला, केरोसिन, एलपीजी ये सभी क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, केरोसिन, सूर्य ऊर्जा, कुकिंग गैस, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, वह ताप जिस पर कोई विशेष पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, दहन ताप, गलनांक ताप, ठोस ताप या फिर जीवाश्म ताप। तो आप सब जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन पर क्या दिया हुआ है, दहन ताप उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला 22वां क्वेश्चन जो है, यदि किसी पदार्थ का ताप उसके दहन ताप से कम हो तो वह आग नहीं पकड़ता है, आग जल्दी पकड़ता है, आग तीव्र ज्वाला वाली होती है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, आग नहीं पकड़ता है। यदि किसी पदार्थ का ताप उसके दहन ताप से कम हो तो वह आग नहीं पकड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन दहनशील है, दहनशील कौन है, केरोसिन, एलपीजी, उपले, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे ये सभी क्या है, दहनशील है, मतलब ये सभी आग पकड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव ईंधन का उदाहरण है, केरोसिन, लकड़ी का कोयला, उपले या फिर चारकोल। तो फ्रेंड्स हमें द्रव ईंधन का उदाहरण बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, केरोसिन क्या है यहाँ पर द्रव ईंधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर एक तैलीय द्रव प्राप्त होता है जिसे कहते हैं केरोसिन, पेट्रोल,
कोलतार या उपरोक्त में से उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन कोलतार। उसे क्या कहते हैं हम, कोलतार। वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर एक तेलीय द्रव प्राप्त होता है जिसे हम कोलतार कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिए हैं हमने वो कौन सा टॉपिक है हमारा, सामान्य रोग। तो यहाँ पर हमारा इस टॉपिक से क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है संक्रामक रोगों को अवरुद्ध करने के लिए दी जाने वाली औषधि कौन सी है, रेसरपिन या फिर सल्फाबियाजोल, एस्पिरिन, इंसुलिन। तो यहाँ पर हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पर क्या दिया हुआ है, सल्फाबियाजोल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक संश्लेषित दवा का उदाहरण है, मार्फिन, एस्पिरिन, टैक्सोल या फिर रेसरपिन। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पर क्या दिया हुआ है, एस्पिरिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित दवा का उदाहरण है, तो एस्पिरिन क्या है, एक संश्लेषित दवा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, रेबीज की ऊष्मान अवधि हो सकती है, जो रेबीज बीमारी होती है इसका ऊष्मान अवधि क्या हो सकती है, 10 दिन से 365 दिनों तक, 2 दिन से 6 दिनों तक, 1 दिन से 2 दिनों तक, 10 साल से 20 साल तक। तो रेबीज की ऊष्मा अवधि क्या होती है, आप जानते हो कि इसका ए ऑप्शन 10 दिन से 365 दिनों तक रेबीज की ऊष्मा अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, साल्बुटामोल नामक दवा किसके उपचार के लिए उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स ये किसके उपचार के लिए, दमा के उपचार के लिए उपयुक्त है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है। तो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक हमसे पूछा गया है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डिगोजिन जो है, डिगोजिन क्या है, एक महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है। अगला क्वेश्चन, भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी। तो फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो वो है हमारा रिकेट्स। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरक्षी नाम निम्न में से किसे दिया गया है। प्रतिरक्षी नाम किसे दिया गया है, जानते होंगे। जो प्रतिरक्षी नाम दिया गया है, रक्त में निर्मित पदार्थ को हानिकारक जीवाणुओं के आक्रमण को अवरुद्ध करते हैं या नष्ट करते हैं, प्रतिरक्षी इनको नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्वों की कमी अवरक्तता के रोगियों में होती है, आयोडीन, लोहा, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा बी ऑप्शन, लोहा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र में नमूने में हो सकता है, क्या हो सकता है, बी ऑप्शन पर है ग्लूकोज। अगला है, बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जो बेरी नामक रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तंबाकू का मुख्य घटक निकोटिन, रेसरपिन या फिर मार्फिन या फिर एस्पिरिन। तो फ्रेंड्स तंबाकू का मुख्य घटक जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निकोटिन। अगला दिया हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन है, संक्रामक तथा अपक्षय रोकने वाली दवा होती है, संक्रमण तथा अपक्षय रोकने वाली दवा कौन सी होती है, वो होती है प्रतिरोधी दवा। हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वरांतक या एंटीपायरेटिक वह दवा है जो शरीर के ताप को बढ़ाती है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पर है, शरीर के ताप को कम करती है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र, यहाँ पर ये मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ है। तो फ्रेंड्स मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पर हमारे इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, प्रतिरक्षी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली दवा का नाम है। टाइफाइड के लिए सामान्यतः कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स क्लोरोमाइसिटिन। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निर्जलीकरण के दौरान मानव शरीर से कम होने वाला पदार्थ, निर्जलीकरण के दौरान मानव शरीर से कौन सा पदार्थ कम होता है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपोहन या डायलिसिन उन रोगियों पर किया जाता है जिनको क्या होता है, जिनको जिनका वृक्क जो है विकार हो, जिनको वृक्क विकार हो उनको क्या है, अपोहन या डायलिसिन किया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
मलेरिया मलेरिया रोधी दवा के रूप में काम आने वाली औषधि है। कौन सी औषधि काम आती है? तो वो आती है हमारी क्लोरोक्वीन। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? पोलियो, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। पोलियो जो है वो जीवाणु द्वारा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हैजा जिस जीवाणु के द्वारा होता है उसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स उस जीवाणु को हम कहते हैं विब्रियो कोलेरी। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला दिया हुआ है हैजे के लक्षण हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे जो हैजा बीमारी होती है इसके लक्षण क्या उपरोक्त सही, मतलब उल्टी होना, अवितारी, अतिवारी दस्त और मांसपेशियों में ऐंठन, ये जो है हैजा के लक्षण। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलिन किसके द्वारा छोड़ा गया अभिसालु पदार्थ है? अभिसालु पदार्थ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, जीवाणु द्वारा। अगला है साल्मोनेला टाइफी है एक, क्या है? साल्मोनेला टाइफी एक क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जीवाणु है। अगला है रेबीज वायरस किस बीमारी का कारक है? जलांत, हैजा, पोलियो या फिर निमोनिया। तो फ्रेंड्स जो रेबीज वायरस है किस बीमारी का कारक है? तो फ्रेंड्स ये है जलांतक का। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट अगले टॉपिक से लिया गया है, खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन की मूल पद्धतियाँ। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? गन्ना, मक्का, गेहूं, जौ। तो इसमें आप जानते होंगे जो गन्ना की फसल होती है इसमें बुआई तथा कटाई के बीच में सर्वाधिक अंतराल होता है। अगला है यूरिया खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? जो यूरिया खाद होता है इसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 46%। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला दिया है, शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो नियंत्रित करते हैं। शाकनाशी कौन से ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो क्या नियंत्रित करते हैं? अपतरणों को नियंत्रित करते हैं। अगला है सोयाबीन के लिए अनुपयोगी कृषि पद्धति। सोयाबीन के लिए अनुपयोगी कृषि पद्धति कौन सी है? अधिक धूप में बुआई, ये अनुपयोगी कृषि पद्धति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों सब्जियों में से कौन प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करता है? आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च। सबसे अधिक बीज कौन प्रतिफल उत्पन्न करता है? तो फ्रेंड्स वो करता है बैंगन। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक खेती में अधिक उत्पादन का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता। सुरक्षात्मक खेती में अधिक उत्पादन का महत्वपूर्ण कारण उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता हो सकती है। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय मूल की सब्जी है? भारतीय मूल की सब्जी कौन सी है? तो यहाँ पर सलजम, ये भारतीय मूल की सब्जी है। अगला है, जिंक सल्फेट को मिलाना चाहिए। जिंक सल्फेट को किसके साथ मिलाना चाहिए? तो यहाँ पर ए ऑप्शन, डीएपी के साथ मिलाना चाहिए जिंक सल्फेट को। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दलहनी फसल नहीं है? दलहनी फसल कौन नहीं है? तो लोबिया, ये जो है दलहनी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खेतों एवं खलिहानों में हानि पहुंचाने वाले चूहों को नियंत्रित किया जा सकता है? किससे नियंत्रित किया जा सकता है चूहों को? तो यहाँ पर जिंक फास्फेट से, जिंक फास्फाइड से। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस फसल का औसत उपज प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है? मक्का, गेहूं, बाजरा या फिर धान। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, गेहूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। हमारा ए ऑप्शन इसका सही होगा। टिक्का रोग किस फसल या फसल से संबंधित है? गेहूं, चना, मूंगफली या फिर मिर्च। तो फ्रेंड्स जो टिक्का रोग है ये किस फसल से संबंधित है? तो ये मूंगफली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल। जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? अमरूद। हमारा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है। बीज का वास्तविक गुण किस पर निर्धारित किया जाता है? दोनों शुद्धता तथा अंकुरण द्वारा। शुद्धता तथा अंकुरण द्वारा बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुआई से पहले खेतों में सिंचाई की जाती है जिससे आसान होती है, जिससे क्या आसान हो जाती है? यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, जुताई आसान हो जाती है। अगला है,
अनेक फसलों में आलू का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अनेक फसलों में आलू का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन, कंद रूप में किया जाता है। इसका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।